करने वाले हैं कि जूरिप्रूडेंस है उसके बारे में, उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग से पढ़ाई क्यों करते हैं, और उसकी फिलोसफी स्टडी जो है हम उसे क्यों बोलते हैं। वी विल डाइव इनटू द डायनामिक नेचर, क्योंकि एकदम स्टैटिक नहीं है, चेंज होता रहता है, और इसका जो रिलेशन है विद द डिफरेंट डिसिप्लिन उनको भी स्टडी करेंगे, और उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसके भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए। और जो क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ जूरिप्रूडेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट इन द स्टडी ऑफ लॉ। तो आपको ये बताना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हमने लास्ट डिस्कशन में देखा था कि जूरिप्रूडेंस होता क्या है, तो वहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि जूरिप्रूडेंस इज द फिलोसफिकल एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लॉ। एक लॉ है, उसका सही से सिस्टमेटिक तरीके से और उसका फिलोसफिकल सेंस से पढ़ाई करने के ही तरीके को बोलते हैं जूरिप्रूडेंस। इट एक्सप्लोर्स द बेसिक प्रिंसिपल, आइडियाज एंड कंसेप्ट दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द लीगल सिस्टम। मतलब किसी भी कंट्री की उसका जो लीगल सिस्टम है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके आइडियाज़ क्या हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उनको स्टडी करता है। इट इज़ वेरी डायनामिक एंड कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। ये एक रुका हुआ नहीं है कि आपने आज बना दिया है जूरिप्रूडेंस तो यही रहेगा। इसकी स्टडी मतलब चेंज होती रहती है। हो सकता है कि आज से 100 साल के बाद जो आज की हम लोग स्टडी करें आउटडेटेड हो जाए, कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे। ठीक है, जैसे आज एआई के बारे में बात करते हैं, आज हम क्रिमिनल्स जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है उसके बारे में बात करते हैं, तो ये सब आज से पहले नहीं हुआ करता था ना। अब इन फ्यूचर जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो नहीं होंगी। सो इट इज डायनेमिक एंड कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, ये इवॉल्व हो रहा है। अनलाइक कोडिफाइड लॉज दैट आर फिक्स्ड, एक लॉ है आपने कोडिफाइड कर दिया है तो ये फिक्स हो गया है। ठीक है, उस जैसा नहीं है ये। क्या आइडिया क्या है? जूरिप्रूडेंस एग्जामिन द वाई बिहाइंड लॉ, जिसने कल डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर, कि क्यों को डिस्कस करता है कि भाई जो अपना लॉ बनाया गया उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर 18 साल से कम लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं है, एक बेसिक है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि जो 18 साल से ऊपर है उनको एडल्ट फ्रेंचाइज का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। तो ये बात करता है कि 18 साल ही क्यों, या ऐसा अब इस तक पहले क्यों नहीं है, तो उसके बारे में बात करता है रादर देन जस्ट लॉज देमसेल्फ। ठीक है, एग्जाम्पल के बारे में बात करें, इंस्टेड ऑफ स्टडी हाउ थेफ्ट लॉ वर्क्स, तो अब इसको स्टडी करना कि जो ये काम कैसा करता है, कि जो थेफ्ट लॉज हैं वो कैसा काम करते हैं, जूरिप्रूडेंस आस्क व्हाई इज थेफ्ट कंसिडर रॉन्गली यूनिवर्सली। जूरिप्रूडेंस ये बात करता है कि भाई जो चोरी है वो दुनिया में ही यूनिवर्सली गलत क्यों मानी जाती है। हाउ शुड लॉज अबाउट थेफ्ट रिफ्लेक्ट जस्टिस एंड फेयरनेस, और ये बताता है कि जो लॉज होने चाहिए वो कैसे जस्टिस को और फेयरनेस को रिफ्लेक्ट करें चोरी के रिगार्डिंग। एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये बात ये करता है, ये एज एक्ट को पढ़ाई ना कर कर, ये जो बना है आपको लॉ उसको ना पढ़कर उसके पीछे रीज़न ढूंढता है कि भाई ऐसा क्यों बनाया गया है, इसके पीछे एक सिस्टमेटिक रिलेशन क्या निकल सकता है। अगर आप बात करते हैं नेचर क्या है जूरिप्रूडेंस का, तो जैसे कि अभी समझ गए होंगे कि इट इज़ वेरी डायनामिक। सो डायनामिक सब्जेक्ट है। जूरिप्रूडेंस इज नॉट रिजिड और कोडिफाइड। ठीक है, इट ग्रोज एंड इवॉल्व्स विद सोसाइटी एंड इट्स चेंजिंग नीड। जैसे सती प्रथा एक टाइम पर ये जस्टिफाइड हुआ करती थी, लेकिन 1833 में विलियम वेंटिक और विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय के ने मिलकर एक अबोलिशन ऑफ सती इनेक्ट किया। आज के टाइम के अंदर हमें सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सोसाइटी की सोच चेंज होती है, उसकी नीड चेंज होती है, ऐसे ही जूरिप्रूडेंस भी चेंज होता रहता है। तो ये फिक्स नहीं है, 100 साल पहले कुछ और रहा होगा, 2 साल पहले कुछ और रहा होगा, ऐसे ही आने वाले सालों में ये चेंज हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, सेम सेक्स मैरिज के बारे में बात करें तो एक टाइम पर सोचना भी एक मुश्किल था। आज हमारी सोसाइटी थोड़ी सोच भी रही है, और हो सकता है कि अगले 50 साल के बाद ये बहुत एक नॉर्म बन जाए, नॉर्मल चीज़ बन जाएगी। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, ऐसे एनिमल राइट, पहले कोई सोचता भी नहीं था, आज लोग डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है इन फ्यूचर्स के ऊपर एक एक्ट बनना चाहिए। इट एनकरेज क्रिटिकली इंक्वायरी इनटू द यूटिलिटी एंड पर्पस ऑफ लॉ। ये बात करता है कि जो लॉ बनाया गया है उसका यूटिलिटी क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसका पर्पस क्या है, और उसमें क्रिटिकल इंक्वायरी के बारे में बात करता है। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी है। अगर हम उसके नेचर के बारे में बात करें कि भाई क्या होता है इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब एक डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन के बीच में रिलेशन की बात करता है। ऐसा नहीं है कि आप इसी को डिस्कस कर रहे हैं, इसके साथ साथ क्या होगा, इट इनकॉर्पोरेट्स आइडियाज फ्रॉम सोशियोलॉजी। आपकी सोसाइटी क्या सोचती है इसको हम लोग स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी में, तो उसका रिलेशन बनता है। फिलोसफी क्या है, किसी पर्टिकुलर कंट्री की फिलोसफिकल वैल्यूज़ क्या हैं, पॉलिटिक्स क्या है, वहाँ पर डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंट फॉर्म गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप है, या थियोसोलॉजी है। इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता है। साइकोलॉजी
टू बेटर अंडरस्टैंडिंग लीगल सिस्टम। तो ये सब चीज़ों को डिस्कस करता है। जैसे कि अब हम बात करते हैं कि सोसाइटी कैसा फ़र्क डालती है, आपकी सोसाइटी क्या सोचती है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखेंगे तो उनकी जो कंट्री है काफ़ी लिबरल है, ठीक है। लेकिन अगर आप जाते हैं सेंट्रल एशिया में तो वहाँ पर आप देखेंगे तो सोसाइटी काफ़ी ऑर्थोडॉक्स है। ऐसी फिलोसफी है। किस तरह की फिलोसफी है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर इंडिविजुअलिज्म चलता है। अगर हम बात करें एशियन कंट्रीज़ में, लाइक एशियन एशिया में इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अपने इंडिया की बात करें तो वहाँ पर एक तरह से फैमिली कल्चर चलता है। अब वो धीमे धीमे चेंज हो रहा है, वो वाली बात अलग है। पॉलिटिक्स डिस्कस कर ली, इकोनॉमिक्स है, किसी पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी क्या है, कितने पैसे कमाते हैं, उनकी किस लेवल पर उनकी डेवलपमेंट हुई है। साइकोलॉजी तो बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए लीगल सिस्टम में हेल्प करती है, इंटरडिसिप्लिनरी है। साइंस एंड आर्ट, देखिए मेजरली सब्जेक्ट को हम लोग दो में डिवाइड कर पाते हैं कि या तो साइंटिफिक सब्जेक्ट होते हैं या फिर आर्टिस्टिक सब्जेक्ट होते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस भी और आर्ट भी है। मतलब साइंस के बारे में बात करें, जूरिस्प्रूडेंस इज साइंटिफिक। अगर हम बात करें साइंटिफिक को तो ये साइंटिफिक है, क्यों? बिकॉज इट रिलाइज ऑन लॉजिक। ये लॉजिक के बारे में बात करता है, सिस्टमेटिक मेथड है। इसके बाद जैसे क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3। अब क्लास 3 में डायरेक्टली कोई बच्चा नहीं जा सकता ना, क्लास 1 के बाद ही 2 जाएगा, एक तरीका होता है पढ़ाई करने का। तो वही बात करता है। तो ये कब है? साइंटिफिक। अब ऐसा सुनाई ना कहीं भी रैंडमली कुछ भी स्टार्ट हो जाएगा। एंड रीजनिंग ऑफ स्टडी फ्लो, जब लोग बनाए जाता है रीजन के बारे में पूछते हैं, क्यों के बारे में बात करते हैं, वाई के बारे में बात करते हैं। तो वाई हम कहाँ डिस्कस करते हैं? साइंस में डिस्कस करते हैं कि अगर हम कोई एप्पल को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर से नीचे ही क्यों गिरता है, अगर एक पत्थर है ऊपर फेंकते नीचे क्यों आ जाता है। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रीजन वाई। तो ये सब कुछ जो भी आता है साइंस के अंदर आता है। आर्ट क्या है? इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी एंड इंटरप्रिटेशन, स्पेशली वैन अप्लाइज लॉ टू चेंजिंग सोसाइटी नीड। मतलब क्या है कि ये आपको एक आर्टिस्टिक होने का भी एक रूम देता है। एक लॉ को इंटरप्रेट क्या करना, ये डिपेंड करता है जज के ऊपर, या जो जूरिस्ट है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, उसका भी फर्क पड़ता है, उसका माइंडसेट क्या है, उस टाइम सोसाइटी की नीड क्या है। जैसे सेम सेक्स मैरिज के बारे में, तो ये क्या है, बना हुआ है, लेकिन इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, इसका फर्क पड़ता है, ठीक है। और जो अब नीड है, सोसाइटी चेंज हो रहा है, सोसाइटी क्या अलाउड करेगी नहीं करेगी। जैसे ट्रिपल तलाक के बारे में बात करें तो अगर आज से 30-40 साल पहले शायद ये अलाउड नहीं करते, लेकिन सोसाइटी चेंज हो रही है तो इसलिए जो जुडिक्शन है, जुडिशरी, उसने बोला कि ये बैन है, गलत कर दिया, लीगल डिक्लेयर कर दिया। तो सोसाइटी की नीड के साथ साथ भी आर्टिस्टिक होने का भी मौका देता है। एक एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि अपने जो संविधान है और 1973 के अंदर जो आया था केशवनंदी भारती केस, तो संविधान तो वही था, लेकिन जो जुडिशरी थी उसने बोला, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करी। तो ये भी एक तरह से एग्जाम्पल दिया जा सकता है आर्टिस्टिक सेंस का, ठीक है। अगर हम और एग्जाम्पल देखें तो स्टडी इज सिस्टमेटिक, जो अगर हम बात करते हैं साइंटिफिक के मतलब स्टडी द सिस्टमेटिक नेचर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी, ठीक है। लेकिन अगर आर्टिस्टिक के बारे में बात करें, इंटरप्रेटिंग द रिलेवेंस ऑफ द ह्यूमन राइट्स इन मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, तो मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन आर्टिस्टिक सेंस में काउंट किया जा सकता है। अगर हम आते हैं कि इसका स्कोप क्या है और जूरिस्प्रूडेंस का स्कोप क्या है, ब्रॉड स्कोप है। जूरिस्प्रूडेंस इज नॉट लिमिटेड टू द स्पेसिफिक लॉस। ये कोई पर्टिकुलरली 10, 20, 50, 100, 150 लॉस के बारे में बात नहीं कर रहा है, बट इट एग्जामिन लीगल सिस्टम, ये पूरे सिस्टम के बारे में बात करता है। एंड देयर पर्पस, सिस्टम तो है ही, लेकिन उसका यूज़ क्या है, क्यों बनाया गया, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। मतलब क्या है, ये सिस्टम क्या है, इसके बारे में स्टडी करेगा कि लीगल सिस्टम कैसे काम करता है किसी पर्टिकुलर कंट्री का, या और जनरली बात करें। इसके साथ साथ देखा जाता है कि इनका पर्पस क्या है। अगर कोई आपने एक एक्ट बनाया, कोई लॉ बनाया है, वो कैसा है, उसका पर्पस क्या है। पर्पस करने के साथ साथ ये भी बात करता है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। अगर हम ये बोल देते हैं कि लेट से कि 18 साल की जो एज है वो गर्ल्स के लिए और 21 की जो एज है वो बॉयज़ के लिए, ये मिनिमम शादी की एज है। अभी डिमांड चल रही है 18 को इसे 21 साल कर दिया जाए, ठीक है। तो ये देखिएगा कि लीगल सिस्टम कैसे काम करता है, इसका पर्पस क्या है, 18 साल से 21 साल क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी देखना होता है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। जो गर्ल्स हैं तो ये कहीं ना कहीं बर्डन की तरह ट्रीट की जाती हैं, स्पेशली इन द रूरल एरियाज, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो 18 साल से लेकर 21 साल तक इससे क्या होगा, क्योंकि चाइल्ड मैरिज होना स्टार्ट हो जाएगा, इलीगली जो रिलेशंस हैं उन पर काम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसको इम्पैक्ट को भी देखता है। और एग्जाम्पल की बात करें, लेट से ये बहुत तो चलता है, नॉर्मल चलता है कि जो रेपिस्ट होते हैं आप उनको कैपिटल पनिशमेंट दे दीजिए। ये कभी बात आती है, पूरा सिंपैथी है, लेकिन आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर कोई डिमांड चलती है कि रेपिस्ट हैं उनको कैपिटल पनिशमेंट दे दी जाए, तो ये देखिएगा कि इसका तरीका क्या है, लीगल सिस्टम कैसे काम करेगा, इसको अगर हम लॉ बनाना है इसके पीछे हम क्या करना पड़ेगा, लोकसभा, राज्यसभा, जो भी प्रोसेस है उनके बारे में देखिएगा। फिर हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि पर्पज़ क्या है भाई, आप इसको करना क्या चाह रहे हो, पर्पज़ क्या है इसका। पर्पज़ ये है कि एक डेटरेंस क्रिएट हो रेपिस्ट के माइंड में कि भाई अगर आपने कुछ भी गलत किया तो कैपिटल पनिशमेंट है, फांसी सजा होगी आपको। लेकिन इसका इम्पैक्ट भी तो पर देखना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या है।
इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर ऐसा हो जाता है तो शायद रेपिस्ट रेप करने के बाद जिंदा ही ना छोड़ें, वो मार ही दें। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट देखना पड़ता है, सोसाइटी सब करेगी नहीं करेगी। फिर कई बार ये भी देखने को मिलता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली में ही होते हैं, तो अगर फैमिली में ही होंगे उन्हें पता है कि अगर फांसी होगी तो शायद रिपोर्टिंग भी ना करें। तो बहुत सारी चीज़ इम्पैक्ट देखने को पड़ती हैं, ठीक है। इट इज़, हम बात करते हैं स्कोप एब्स्ट्रैक्ट एंड थियोटिकल इन्वेस्टिगेशन। इट आस्क फंडामेंटल क्वेश्चन सच एज व्हाट इज जस्टिस। कोई आपसे पूछ ले जस्टिस, तो हम बात कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बट होता क्या है जस्टिस, तो उसके बारे में बात करता है। व्हाट मेक्स अ लॉ वैलिड, कि जो एक लॉ है वो वैलिड क्यों बनता है। ऐसा क्या है कि अगर आपने सजा रखी है कि अगर कोई ट्रैफिक लाइट तोड़ेगा उसको 1000 रुपये का चलाना है, तो वाई इट इज़ वैलिड, 1000 का ही क्यों है। जो लाइट तोड़ी है ट्रैफिक लाइट, वो ट्रैफिक लाइट तोड़ने पर ही क्यों है। हाउ आर लॉज डिफरेंट फ्रॉम मोरलिटी एंड कस्टम्स। और जो लॉ होते हैं वो मोरलिटी और कस्टम के साथ साथ काम करते हैं, उसके अगेंस्ट कैसे काम करते हैं, इनको भी देखता है। जैसे अगर हम बात करें कि लेट्स से कि किसी भी एक सोसाइटी के अंदर वुमेन्स को पढ़ने की आज़ादी नहीं है, तो ये कस्टम हो सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया का, बट क्या मोरलिटी है इसकी। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम कोई चोरी करते हैं और चोरी अच्छे काम के लिए कर जाते हैं तो मोरलिटी तो ठीक है कि आपने थोड़ा बहुत गलत काम किया बट योर एम वॉज गुड, लेकिन क्या ये सही है। तो ये डिस्कस करता है। इन कमिंग सेशन हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे मोरलिटी कस्टम्स के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले हैं। कनेक्शन टू द डिसिप्लिन्स, जूरिप्रूडेंस कनेक्ट लॉ टू पॉलिटिक्स। ये डिस्कस करता है, जो जूरिप्रूडेंस है ये लॉ को कनेक्ट करता है पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी से एंड साइकोलॉजी से। जैसे हम बात की कि इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। अगर हम बात करते हैं की एरियाज ऑफ जूरिप्रूडेंस, तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं सोर्स ऑफ लॉ, फिर देखेंगे लीगल कंसेप्ट्स क्या हैं, फिर लीगल थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। देखिए सोर्स ऑफ लॉ के बारे में बात करें, जूरिप्रूडेंस स्टडीज वे लॉ, जो लॉज हैं कम फ्रॉम, मतलब एक कोई लॉ बना है वो कहाँ से आया है। कस्टम है, ट्रेडिशन दैट बिकम लॉ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ट्रेडिशन हमारा रहा है, कस्टम रहा है, वही लॉ बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया डाउरी लॉज इन इंडिया, मतलब डाउरी देखा जाए गलत है लेकिन ये चलता हुआ है सोसाइटी के अंदर, तो प्रॉपर लॉ बना दिए गए हैं इसके ऊपर कि अगर आप कितना दे सकते हैं, ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं नहीं दे सकते, कई सारी चीज़ें हैं। लेजिस्लेशन के बारे में बात करें तो ये पार्लियामेंट बनाती है, मेड बाय द गवर्नमेंट। जो लॉज बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट बनाती है। लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में काउंट होकर पार्लियामेंट बनता है, जो गवर्नमेंट का ही पार्ट है। जुडिशियल प्रेसिडेंस मतलब कोर्ट डिसीजन दैट इन्फ्लुएंस फ्यूचर लॉज। कभी कभी क्या होता है कोर्ट इंटरप्रेट भी करते हैं कि अगर कोर्ट ने 1973 में वर्डिक्ट में ये रीज़न दिया था या फिर ये इंटरप्रेट किया था, तो उसको इन फ्यूचर भी किया जाता है। अगर उसको बदलना है तो हायर जजेस की बेंच बैठेगी, उसको चेंज करेगी। तो जो कोर्ट के जो रिजल्ट रहे हैं, जो प्रोनाउंसमेंट रहा है, उसको भी ऐसा यूज़ किया जाता है। लीगल कंसेप्ट के बारे में स्टडी करते हैं, एनालाइज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज लाइक राइट्स क्या होते हैं, आपके अधिकार क्या हैं, ओनरशिप क्या है, ओब्लिगेशंस क्या हैं और पर्सनैलिटी क्या है। एग्जाम्पल, व्हाट डज ओनरशिप मीन्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। लैंड ओनरशिप वर्सेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपके पास कोई ज़मीन है, उसकी ओनरशिप अलग होगी, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, आपने कोई पोएम लिखी है, कोई कविता लिखी, कोई पेंटिंग बनाई है। लीगल थ्योरीज के बारे में बात करें, स्टडीज हाउ लॉ इंटरेक्ट विद सोसाइटी एंड अडेप्ट द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। लाइक सेवरल लॉज हैं इवॉल्व विद द न्यू टेक्नोलॉजी। अब नई टेक्नोलॉजी कैसे टाइम के साथ चेंज होंगी, तो उसके बारे में स्टडी करता है। अब जो लॉज बनाए जाएंगे उसके प्रॉपर एक फाउंडेशन होनी चाहिए, तो लीगल थ्योरीज के लिए बेटर प्रोवाइड करते हैं। इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें कि जूरिप्रूडेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, तो एजुकेशनल वैल्यू है, इनहेंस अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, एनालाइज लॉज, अंडरस्टैंडिंग देयर पर्पसेस। अगर किसी बच्चे ने जूरिप्रूडेंस पढ़ा है, डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी हैं, डिफरेंट विचारधाराएं पढ़ी हुई हैं, तो उसके लिए किसी भी थ्योरी को, किसी लॉ को पढ़ना, क्रिटिकली एनालाइज करना आसान हो जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अ लॉयर स्टडिंग जूरिप्रूडेंस कैन इंटरप्रेट लॉ विद ग्रेटर क्लैरिटी एंड लॉजिक। तो अगर मान लीजिए आपने जूरिप्रूडेंस की स्टडी की हुई है, पढ़ाई की हुई है, तो आप एक सही तरीके से किसी भी लॉ को इंटरप्रेट कर पाएंगे विद प्रॉपर गुड लॉजिक। प्रैक्टिकल यूज भी है इसका, हेल्प सिंप्लीफाई द रैशनलाइजिंग कॉम्प्लेक्स लीगल कंसेप्ट्स। तो ये क्या काम करता है, जो कॉम्प्लेक्स लीगल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये रैशनलाइज करने में हेल्प करता है। लाइक लॉयर्स अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन इंट्रिकेट लॉज लाइक टैक्सेस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब अगर नॉर्मल आदमी को ये लॉज पढ़ा दी जाए तो पागल हो जाएगा वो, लेकिन जो 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 लॉयर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ईजी होता है चीज़ समझना। गाइडेंस फॉर द लेजिस्लेटर एड्स लॉ मेकर इन ड्राफ्टिंग लॉज दैट आर फेयर, रिलेवेंट एंड प्रैक्टिकल। तो जब कोई नया लॉ बनाया जाता है, जो लॉ मेकर्स होते हैं, जो स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, या फिर हम बात करें टू है लाइक हेयर लोकसभा राज्यसभा, जो लॉ बनाने की बात करते हैं, तो ये क्या काम करता है, उनको एक फेयर, रिलेवेंट और प्रैक्टिकल अप्रोच देने में हेल्प करता है। जैसे अंडरस्टैंडिंग लेबर लॉ, लेबर राइट्स थ्रू जूरिप्रूडेंस हेल्प्स क्रिएट बैलेंस लेबर लॉज। अगर किसी ने लेबर लॉ को मौका दिया है लॉ बनाने के लिए, तो
उसको हेल्प करेगा कि लेबर लॉज में बैलेंस साबित करना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है लेबर लॉज बहुत ज़्यादा रिजिड बना दी जाए, जैसे आपने मूवीज़ में देखा हो 1970s में 60s में लेबर यूनियंस हुआ करते थे, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो और जो मैनेजमेंट है वो इतना स्ट्रॉन्ग बना दे, लेबर के पास कोई लॉ ही नहीं, उनको एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो रहा है। तो देयर शुड बी ए बैलेंस। Connection to the society. Jurisprudence links laws with societal values and needs, ensuring that reflects social realities. Laws on environmental protection stem from the principle of responsibility toward nature. तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपको सोसाइटी के लिए भी हेल्प करता है कनेक्शन स्थापित करने में। ज्यूरिप्रूडेंस द आई ऑफ लॉ, इन सबको पढ़ेंगे हम लोग। ये एक थ्योरी दी गई थी कि आई ऑफ लॉ क्यों माना जाता है, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे द कमिंग सेशंस। सो ज्यूरिप्रूडेंस इज कंपेयर टू द आई ऑफ लॉ। हम क्या करते हैं, ज्यूरिप्रूडेंस को लॉ की आंखों से कंपेयर करते हैं। क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स, ये हेल्प करता है इंटरप्रेट करने में एंड अंडरस्टैंडिंग करने में द ट्रू नेचर ऑफ लॉ। कि जो नेचर है, जो लॉ का ट्रू नेचर है, जो लॉ बनाया गया था उसके पीछे रीजन क्या था, ट्रू नेचर क्या है, उसको समझने में, उसको इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। जैसे हमारी आंखें होती हैं, जस्ट लाइक आइज गाइड ह्यूमन एक्शंस। सोच कर देखिए, अगर आपकी आइज ही ना हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा समझने में, रिएक्ट करने में, काम करने में। सो जस्ट लाइक आइज गाइड ह्यूमन एक्शंस, ज्यूरिप्रूडेंस गाइड द लीगल सिस्टम। तो ये भी जैसे आंखें हमारे लिए गाइड करती हैं, ऐसे ही ज्यूरिप्रूडेंस लीगल सिस्टम को गाइड करता है। जो क्वेश्चन ज्यूरिप्रूडेंस आंसर करता है, ज्यूरिप्रूडेंस जो इन क्वेश्चन का जवाब देता है, कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। हाउ डिड लॉ डेवलप ओवर टाइम, कि जो एक लॉ है वो धीमे धीमे कैसे डेवलप हुआ है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लॉ, अगेन कि उसका पर्पज क्या रहा है। और इट इज लॉ अ कमांड और रिजल्ट ऑफ सोसाइटल इवोल्यूशन, कि जो सोसाइटी में चेंजेस हुए हैं उसका रिजल्ट है या फिर उसमें कमांड है। किसी ने कमांड पर डिस्कस करेंगे कि एक जो हायर सॉवरेन होता है वो कमांड देता है लोअर को पार्ट को। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, व्हेन कोर्ट्स फेसेस a complex issue like freedom of speech versus hate speeches, jurisprudence help to providing theoretical clarity। मतलब क्या है, अब कोई भी बोल सकता है किसी भी संविधान में या किसी भी कंट्री के अंदर कि राइट टू स्पीच ये सही एक एक्ट होना चाहिए, बिल्कुल है। लेकिन क्या आपको राइट टू स्पीच जो है वो आपको अधिकार देता है किसी के बारे में गलत बोलने का? तो क्या ये आपको अधिकार देता है कि किसी के ओनर को डाउनग्रेड करने का? और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको चलने का अधिकार है सड़क पर, ठीक है आप चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं, कोई नहीं रोकने वाला नहीं है। लेकिन क्या आपको अधिकार देता है कि आप बीच में खड़े होकर कि और जो ट्रैफिक आने वाला है उसको परेशान करें? तो इनके बीच में एक बैलेंस साबित करता है, और ये ज्यूरिप्रूडेंस के थ्रू ही पॉसिबल है। अगर बात करें कि कंट्रीब्यूशन क्या है ज्यूरिप्रूडेंस का, तो जजेस एंड लॉयर्स के बारे में बात करें, ज्यूरिप्रूडेंस हेल्प्स इंटरप्रेट लॉज एंड आइडेंटिफाई गैप्स और डिफेक्ट इन लेजिस्लेशंस। तो ये जजेस और लॉयर्स को हेल्प करता है गाइड करने में कि भाई जो कमियां हैं लेजिस्लेशन में उसमें ठीक करें। जैसे क्लैरिफाइंग द एम्बिग्यूटी इन साइबर लॉज रिलेटेड टू द डाटा प्राइवेसी। स्टूडेंट्स और सिटीजन के बारे में बात करें तो प्रिपेयर फ्यूचर सिटीजन टू अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड ड्यूटी। अगर लोगों को पहले से जागरूक बनाया जाएगा तो अच्छा बिहेव कर पाएंगे। सोचकर देखिए, जो एट्रोसिटीज़ होती हैं बाय द पुलिस से, जो पुलिसमैन होते हैं वो किन लोगों पर अपना दबाव बनाते हैं? जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कभी लॉयर के ऊपर, एडवोकेट के ऊपर नहीं बना पाते उनको, बिकॉज उनको पता होता है कि उनको अपने सारे अधिकार पता हैं। सो टीचिंग स्टूडेंट द प्रिंसिपल बिहाइंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इक्वलिटी। लेजिस्लेटर को हेल्प करता है बिकॉज ये लॉ ही बनाते हैं। सो हेल्प इन ड्राफ्टिंग लॉज दैट रिलेवेंट एंड सोसाइटल बेनिफिट। जो लेजिस्लेटर को पता ही नहीं होगा नीड क्या है तो कैसे काम चलेगा। बात यह आती है कि वाई वी शुड स्टडी ज्यूरिप्रूडेंस। तो स्ट्रेंथन लीगल फ्रेमवर्क बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स प्रिंसिपल, ज्यूरिप्रूडेंस इंश्योर ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर लॉज दैट मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। तो लोगों को समझने में आसानी होगी, तो उससे क्या होगा, लोग समझ पाएंगे कि भाई क्या चीज़ अलाउड है क्या चीज़ नहीं है, एक लॉ का पीछे एक प्रॉपर लॉ के रीज़न क्या है। तो उससे क्या होगा, पीस और ऑर्डर साबित होगा। अडॉप्ट टू चेंजिंग सोसाइटी, एज सोसाइटी इवॉल्व्स ज्यूरिप्रूडेंस इंश्योर लॉ इवॉल्व्स विद देम। तो कुछ चीज़ें आज तक ठीक नहीं, लेकिन हो सकता है पहले ठीक ना हो या इन फ्यूचर आउटडेट हो जाएंगे, तो टाइम के साथ बदलना जरूरी है। जैसे लॉज ऑन ऑनलाइन हरासमेंट वर्क क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू द डिजिटल एज। अब जो हमारा संविधान बना था उस टाइम तो कुछ जानकारी नहीं थी ना डिजिटल एज के बारे में। अब ऐसा मान लीजिए आज से 50 साल के बाद क्या होगा, हम लोग इंटर प्लानिटरी हम लोग कुछ काम कर पाएंगे। इंटरप्लानिटरी का मतलब क्या होता है, दिस इज अवर अर्थ और दिस इज लेट्स से कि मार्स, हम यहाँ पर जा कर पाएंगे। तो आज इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन आज से 100 साल के बाद जब यहाँ पर हमारी कॉलोनीज बन जाएंगी सपोज, तो उसके लिए लॉ बनाए जाएंगे, तो ज्यूरिप्रूडेंस उस टाइम हेल्प करेगा। कनेक्ट लॉ विद फिलोसफी, ज्यूरिप्रूडेंस हेल्प्स द मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ लॉ बाय द डिस्क्रिमिनेशन कंसिडर रॉन्ग यूनिवर्सली। ये स्टडी करता है कि भाई अगर दो आदमी हैं उन दोनों को अलग से ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिलना चाहिए, दे वाई दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली। ज्यूरिप्रूडेंस कनेक्ट दिस टू द प्रिंसिपल इक्वालिटी। तो ये बताता है कि भाई लोगों को सेम अधिकार मिलने चाहिए, इक्वलिटी के बारे में बात करता है। अब इक्वलिटी के पीछे एक्ट अलग अलग हो सकते हैं, लॉज अलग अलग हो सकते हैं, बट जो बेसिक प्रिंसिपल इक्वलिटी का वो सेम रहने वाला है।
कंक्लूजन में क्या दिया जाता है? ज्यूरिप्रूडेंस इज द फाउंडेशन ऑफ लीगल फिलोसफी, कनेक्टिंग लॉज विद जस्टिस, इक्वालिटी एंड फेयरनेस. इट इज नॉट जस्ट थ्योरेटिकल, और ये थ्योरेटिकल साइंस नहीं है, इट हैज़ प्रैक्टिकल रिलेवेंस. अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है तो ज्यूरिप्रूडेंस के बारे में पता होना चाहिए, चाहे लॉयर हों, जजेस हों, स्टूडेंट्स हों या लॉ मेकर हो, या अगर मैं बोलता हूँ कि सिटीजन भी हो तो उनके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच है. It study ensure that laws are relevant, fair and adaptable for to the society need. तो just like a jurisprudence is like the blueprint of a building. जैसे एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, just as blueprint ensure the building is strong, तो ऐसे ही ज्यूरिप्रूडेंस इंश्योर करता है कि जो लॉज हैं वो फेयर हो, जस्ट हो और रेलेवेंट हो. फेयर का मतलब सही हो, ऐसा तो नहीं है किसी ने ट्रैफिक लाइट तोड़ी और फांसी सजा मिल गई जैसा नॉर्थ कोरिया में होता है. अभी नॉर्थ कोरिया में क्या था कि वहाँ पर एक बाढ़ आई, और बाढ़ आने की वजह से वहाँ के जो करीब 30, ये तो कंफर्म नहीं है 30 या 60 कितने, पर इन लोगों को फांसी की सजा दे दी गई. तो ये जस्ट नहीं है, ठीक है. इट इज़ नॉट फेयर. जस्ट होना जरूरी है, रिलेवेंट होना जरूरी है, ठीक है. कोई ऐसा तो नहीं है कि आउटडेटेड है. अब आज के टाइम के अंदर कोई आपसे बात करे कि आपको क्या सोचना है, आपको बोलने का अधिकार नहीं है, तो ये रिलेवेंट नहीं है. सोसाइटी चेंज हो चुकी है. आज हमें बात की जानी चाहिए प्राइवेसी की, आज बात की जानी चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच की. तो जो भी है आपके ये हेल्प करता है ज्यूरिप्रूडेंस की, जो भी आप लॉ बना रहे हैं वो फेयर हो, जस्ट हो, रिलेवेंट हो. तो अगर आप कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में. बाय बाय. थैंक यू फॉर योर टाइम. सी यू.